Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we will be dealing with the other topic, that is block diagram reduction technique in control systems. So what all we have read in previous lectures, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिस्टम, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, ट्रांसफर फंक्शन क्यों निकालते हैं? टू रीड द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालना है तो उसे ब्लॉक डायग्राम्स की हेल्प से निकालते हैं, और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में एक ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के तरीके ढूंढते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट भी हैं वो आज, दो जो बची थी पिछली क्लास से जो इम्पॉर्टेंट भी हैं वो आज देख लेते हैं। एक है शिफ्टिंग ऑफ अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ द ब्लॉक, यानी अगर कोई टेक ऑफ पॉइंट यहाँ है और उसको आगे लेकर जाना है, ब्लॉक के अहेड लेकर जाना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे, तो P की वैल्यू क्या आएगी? P आएगा डायरेक्ट इनपुट एक्सेस। अगर इसे बाहर इस तरफ लेकर गए, अगर इसे इस तरफ लेकर गए, यहाँ लेकर जाना है, तो किस तरीके से बनेगा ये? इधर आया एक्सेस, इधर आया GS, इधर आया YS, और ये शिफ्ट होने के बाद यहाँ क्या देगा? अब P की वैल्यू क्या आएगी? P की वैल्यू आएगी एक्सेस इंटू GS, एक्सेस इंटू GS, ये वाली वैल्यू आएगी। लेकिन चाहिए क्या? इनपुट ओरिजिनली क्या था? एक्सेस, क्योंकि हम चाहते तो यही हैं कि अगर कोई भी पैरामीट्रिक वेरिएशन या कुछ भी आए तो आउटपुट की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट क्या था? इनपुट था यहाँ एक्सेस, और यहाँ पे आ रहा है एक्सेस इंटू GS। तो इसे ओरिजिनल इनपुट पे लाने के लिए क्या करेंगे कि हम तो एक इनपुट के थ्रू स्टडी कर रहे हैं ना कैरेक्टर को। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा? अगर इस एक्सेस में अपॉन GS कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आ जाएगी? वापस से एक्सेस आ जाएगा। एक्सेस बाय GS अपॉन GS कर दें तो इसके लिए अगर कभी भी कोई टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ब्लॉक लेकर जाना है, अहेड ऑफ ब्लॉक लेकर जाना है, तो उसमें 1 अपॉन GS से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन GS वाला गेन लगाएंगे तो उससे वापस वैल्यू क्या आ जाएगी? वापस वैल्यू आ जाएगी एक्सेस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि टेक ऑफ पॉइंट कभी अहेड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे तो 1 अपॉन GS से मल्टीप्लाई होगा या 1 अपॉन GS वाला गेन ब्लॉक आएगा। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ अ टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक, यानी अगर टेक ऑफ पॉइंट आगे है और उसे पीछे लेकर जाना है गेन ब्लॉक के, तो क्या करना होगा? देखिए यहाँ आगे है तो P की वैल्यू क्या आ रही है? P की वैल्यू आएगी एक्सेस इंटू GS, ये है एक्सेस इंटू GS। अगर इसे पीछे लेकर गए, यानी ये वाला पॉइंट इधर लेकर गए, तो क्या हो जाएगा? ये है एक्सेस, ठीक है, इधर है GS, इधर है YS, और ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी P की? तो P की वैल्यू आएगी एक्सेस, लेकिन P की वैल्यू ओरिजिनली क्या है? P की वैल्यू ओरिजिनली है एक्सेस इंटू GS, और यहाँ आ रही है एक्सेस, तो क्या करना होगा? यानी GS वाले गेन ब्लॉक से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से वैल्यू आ जाएगी एक्सेस इंटू GS, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई टेक ऑफ पॉइंट बिहाइंड पीछे लेकर जाना है गेन ब्लॉक के, तो क्या करते हैं? GS वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, या जो भी ऊपर वाला गेन ब्लॉक है उसी गेन ब्लॉक से एक और गेन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आगे जो भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसमें देखेंगे ये किस तरीके से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है शिफ्टिंग समिंग पॉइंट। हमने अभी तक क्या देखा था? टेक ऑफ पॉइंट। आई होप ये क्लियर है अभी तक। तो ये है GS वाला ब्लॉक, और ये है RS, और ये वाला पार्ट है CS, और ये हो गया फीडबैक। ठीक है, तो इसमें से जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है टेक ऑफ पॉइंट, ये वाला पॉइंट होता है टेक ऑफ पॉइंट, और ये होता है जिसमें इधर प्लस और इधर माइनस है, इसे हम कहते हैं समिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि टेक ऑफ वाले ब्लॉक को अगर इधर लेकर जाना है या गेन ब्लॉक के आगे और पीछे शिफ्ट करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम दिया उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो क्या करते हैं? और अब देख रहे हैं कि अगर समिंग पॉइंट को अहेड या बिहाइंड ब्लॉक लेकर जाना है तो क्या करते हैं? समिंग पॉइंट ओरिजिनली यहाँ है, ठीक है, अगर हमें इसे इस तरफ लेकर जाना है, गेन ब्लॉक के इस तरफ पूरा समिंग पॉइंट शिफ्ट करना है, तो अभी देखिए YS की वैल्यू क्या आ रही है? इधर से आया एक्सेस, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और यहाँ से मिला P, तो इस पॉइंट पे आया एक्सेस प्लस P, तो YS की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेस प्लस P इंटू GS, यानी एक्सेस इंटू GS
प्लस P इंटू जी एस, ये हुई सी एस की वैल्यू या वाई एस की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट करके ले गए तो क्या होगा, देखिए ये पॉइंट अगर इधर शिफ्ट करके ले गए तो क्या होगा, ये है गेन, इधर से आ रहा है एक्सेस और इधर से आ रहा है P, ये भी प्लस ये भी प्लस, इधर है GS, सॉरी ये ब्लॉक इधर शिफ्ट करके ले जाना है ना, ये वाला ब्लॉक इधर शिफ्ट करके ले जाना है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, YS और ये है P। अब ये ब्लॉक अगर इधर शिफ्ट करके ले जाएंगे तो अगर ये है GS और GS के बाद अगर आ रहा है गेन ब्लॉक इधर प्लस, ये है P और ये है RS एक्सेस। ठीक है, तो अब YS की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए यहाँ से आएगा एक्सेस इंटू GS। ठीक है, इधर से इनपुट आ रहा है एक्सेस इंटू GS और इधर से इनपुट आ रहा है प्लस P। ठीक है, तो ये आ रही है YS की वैल्यू, ये आ रही है YS की वैल्यू, लेकिन ओरिजिनली YS की वैल्यू क्या थी, एक्सेस इंटू GS प्लस P इंटू GS, अभी आ रही है एक्सेस इंटू GS प्लस P, यानी एक GS वाला गेन ब्लॉक रिमेनिंग है। तो वो गेन ब्लॉक क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक GS वाला गेन ब्लॉक मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से यही वैल्यू आएगी, एक्सेस इंटू GS यहाँ से और P इंटू GS यहाँ से, तो वापस से वही टर्म आएगा जो ओरिजिनली था। ठीक है, तो यानी जब समिंग वाला पॉइंट आगे लेकर जाते हैं, समिंग वाला पॉइंट गेन ब्लॉक के आगे लेकर जाएंगे तो एक GS वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि टेक ऑफ पॉइंट को जब हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के आगे लेकर जा रहे हैं तो 1/GS से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर समिंग वाला ब्लॉक आगे लेकर जा रहे हैं तो इंटू GS यानी सिर्फ GS से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से अगर टेक ऑफ पॉइंट पीछे लेकर जा रहे हैं, यहाँ था और पीछे लेकर जा रहे हैं तो GS से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि समिंग पॉइंट अगर आगे से पीछे लेकर जा रहे हैं तो 1/GS से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशंस याद रखने में आसानी होगी और ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हर जगह यूज होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ये ब्लॉक है तो ये ब्लॉक को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये है R, ये है प्लस माइनस, ये है G1, और सबसे पहले कौन सा वाला ब्लॉक सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा छोटा क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है उससे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। इसके अंदर 2 टेक ऑफ पॉइंट है, एक है ये टेक ऑफ पॉइंट, एक है ये टेक ऑफ पॉइंट। तो अगर ये वाला टेक ऑफ पॉइंट इधर लेकर आ जाएं, ये टेक ऑफ पॉइंट इधर लेकर आ जाएं तो ये G1 G2 कैस्केड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये G1 G2 को कैस्केड में कर देते हैं, G1 G2, ये आया ये पॉइंट प्लस, और अगर ये टेक ऑफ पॉइंट, ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट है, सॉरी ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट है, ये अगर इधर जाएगा यानी G2 वाले ब्लॉक के इस तरफ जा रहा है, G2 वाले ब्लॉक के आगे जा रहा है, तो क्या होगा, 1/G2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो G3/G2, ये प्लस है इधर और ये है C, H2 ये, और ये हो गया H1। अब अगर ये वाला पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट एक क्लोज लूप सिस्टम बन के आ रहा है, ये वाला पार्ट G1 G2 एक गेन हो गया ऊपर का, यानी ये GS हो गया, ये HS हो गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर R, ये हो गया। यहाँ पे एक ब्लॉक लिख लेते हैं, ये क्या आएगा, G1 G2 अपॉन 1 + G1 G2 H1। ठीक है, GS अपॉन 1 + GS HS। ये है एक प्लस, ये है एक प्लस, यहाँ से एक ब्लॉक आ रहा है G3/G2 का। ठीक है, और ये है C, और ये है H2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला क्या पार्ट बचता है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट बचता है ये वाला ब्लॉक। ये वाले ब्लॉक में ऊपर से यहाँ से मिल रहा है G2/G3,
इस वाले पॉइंट से मिल रहा है G2/G3 और ये वाले पॉइंट से आ रहा है ये वाला सिस्टम, तो यानी ये दोनों पार्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के बाद यहाँ बना रहे हैं, ये हो गया R, ठीक है, सॉरी ये ब्लॉक नहीं रह जाएगा, और ये हो गया, ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा G1G2 अपॉन 1 प्लस G1G2H1 प्लस, ये दोनों ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, 1 प्लस G2G3। ठीक है, सॉरी इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से एक पार्ट आ रहा है 1 और ये एक पार्ट आ रहा है G1G2, तो ये वाले एडिशन में आएगा G3/G2 प्लस 1। ठीक है, और एक ये आउटपुट, और यहाँ से ये बन गया H2। ठीक है, तो अब ये वाला पूरा पार्ट हो गया GS, ये वाला पूरा पार्ट हो गया GS और ये वाला पार्ट हो गया HS। ठीक है, तो इसके आगे आप फर्दर खुद से भी कर सकते हैं, तो इसको निकाल लीजिए, CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS, जिसमें से GS वाली वैल्यू होगी ये ऊपर वाला न्यूमरेटर और HS वाली वैल्यू होगी ये H2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट ईयर गेट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, वाई एस अपॉन एक्सेस ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, वाई एस अपॉन एक्सेस। देखिए सबसे पहले ये है इधर वाई एस, ये है इधर एक्सेस। इसको सॉल्व करने के लिए एक एक स्टेप से इनिशियली शुरू करते हैं। ये वाले पार्ट पे वाई एस इंटू एच एस, यानी इस यहाँ पे क्या मिलेगा, एच इंटू वाई एस लिख लेते हैं एक जगह पे, एच इंटू वाई एस। ठीक है, यहाँ पे आया एच इंटू वाई एस, इसको मान लेते हैं ए, तो ए की वैल्यू है एच इंटू वाई एस। ठीक है, इसके बाद ये इधर से माइनस में जा रहा है, इधर से प्लस, यानी एक्स प्ले है प्लस और माइनस पे है ए। ठीक है, तो क्या आया, ए माइनस सॉरी एक्स माइनस ए, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेस माइनस ए की वैल्यू क्या है, एच इंटू वाई एस। ठीक है, एक्सेस माइनस इधर से आया एक्सेस और इधर से आया एच इंटू वाई एस। ठीक है, एच इंटू वाई एस। अब ये पूरा ऊपर पार्ट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट हो रहा है G1 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ रही है, G1 इंटू एक्सेस माइनस एच इंटू वाई एस, ये वाली वैल्यू आ रही है वाई एस में यहाँ पे। और अब देखिए नीचे से क्या वैल्यू आ रही है, नीचे से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, यही ए एक्स एक्सेस माइनस ए और ए क्या है, वाई एस इंटू एच, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, G2 से, G2 से, यानी यहाँ वाले पार्ट पे क्या आ रहा है एडिशन में, यहाँ वाले पार्ट पे आ रहा है G2 इंटू एक्सेस माइनस एच इंटू वाई एस। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है वाई एस अपॉन एक्सेस। वाई एस अपॉन एक्सेस निकालने के लिए ये जो पूरा पार्ट है, और ये क्या है, इट इज इक्वल टू वाई एस है, यहाँ से आ रहा है ये वाला पार्ट और नीचे से आ रहा है ये वाला पार्ट, इट इज इक्वल टू वाई एस। ठीक है, अब जितने भी एक्सेस वाले टर्म्स हैं इसको ओपन करके जितने भी देख लेते हैं, G1 एक्सेस माइनस G1 एच इंटू वाई एस प्लस G2 इंटू एक्सेस माइनस G2 एच इंटू वाई एस इज इक्वल टू वाई एस। वाई एस के कौन कौन से टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, एक तरफ एक्सेस कर लेते हैं, एक्सेस प्लस G2 इंटू एक्सेस इज इक्वल टू वाई एस प्लस ये वाला टर्म लेके गए G1 एच वाई एस, और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा G2 एच वाई एस। ठीक है, तो एक्सेस ले लीजिए इधर से, एक्सेस ब्रैकेट में क्या आएगा, G1 प्लस G2। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, वाई एस 1 प्लस G1 एच प्लस G2 एच। ठीक है, अब वाई एस अपॉन एक्सेस की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये 2014 गेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हाँ ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है
कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है वही वाई एस अपॉन एक्स एस, लेकिन ये जो x1s की वैल्यू है इसमें दिया हुआ है कि ट्रांसफर फंक्शन कब निकालना है, जब x1s की वैल्यू 0 है। जब x1s की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, वाई एस अपॉन एक्सेस करने के लिए ये पार्ट अगर 0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया, और यही वाला नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो कैसे दिखेगा ये सिस्टम, ये दिखेगा ऐसे। इधर से शुरू करते हैं, 1/s मान लेते हैं इधर है, ये है वाई एस, ये वाला पार्ट इधर लगाते हैं, प्लस प्लस x2s, और ये वाला जो नेगेटिव फीडबैक है ये वाला माइनस इसके साथ लग जाएगा आके अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ s अपॉन s प्लस 1, और ये, ठीक है, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऑफ s अपॉन s प्लस 1, ये इस एडिशन ब्लॉक में जाएगा, ठीक है, तो ये इस एडिशन ब्लॉक में गया। अब ये वाले माइनस को अगर हम यहाँ ले आएँ, इस माइनस को अगर यहाँ ले आएँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, दिस बिकॉज दिस प्लस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा ये, इधर प्लस इधर माइनस, इधर कर लेते हैं माइनस, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है तो फीडबैक की जगह पे अब इसको प्लस कर लेंगे s अपॉन s प्लस 1, ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा 1/s, ये होगा वाई एस, ये, ठीक है, ये हो गया इधर से इनपुट। अब वाई एस अपॉन एक्सेस अगर निकालना है, वाई एस अपॉन एक्सेस अगर निकालना, वाई एस अपॉन एक्सेस नहीं x2s, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है x2s, तो वाई एस अपॉन x2s निकालना है तो क्या हो जाएगा, वाई एस अपॉन x2s इज इक्वल्स टू जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है, जहाँ पे जी एस की वैल्यू है 1/s अपॉन 1 प्लस 1/s इंटू s अपॉन s प्लस 1, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/s होल अपॉन, ये दोनों s कैंसिल हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, s प्लस 1 और डिनोमिनेटर में s प्लस 1, ठीक है, तो वाई एस अपॉन एक्सेस सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा, ठीक है, जिसमें से ये वाली सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ये वाली वैल्यू आएगी s/2, ठीक है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, इसमें भी वही करना है, सी एस अपॉन आर एस निकालना है, सी एस अपॉन आर एस, ठीक है, ये 2014 या 16 का ये भी लास्ट ईयर गेट क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें क्या है, वाई एस अपॉन एक्सेस निकालने के लिए एक एक ब्लॉक करके देखते हैं। यहाँ से इनपुट इसको मिल रहा है आर एस, तो यहाँ से क्या पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ब्लॉक के बाद G1 इंटू आर एस, ठीक है, G1 इंटू आर एस मिल रहा है इधर प्लस, और यही वाला आर एस यहाँ पे भी जा रहा है, यही वाला आर एस यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है आर एस, ठीक है, तो यानी G1 इंटू आर एस प्लस आर एस, ऊपर से आ रहा है G1 इंटू आर एस, नीचे से आ रहा है आर एस, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है G2 को, G2 यहाँ प्लस और ये भी प्लस, ठीक है, ये वाला ब्लॉक भी प्लस, ये हुआ CS, ठीक है, तो यानी ये दोनों टर्म्स जो आ रहे हैं, ये दोनों टर्म्स जो आ रहे हैं, यही वाला RS इसको भी मिल रहा है, ठीक है, यही वाला RS यहाँ पे भी जा रहा है RS, ठीक है, तो ऊपर से क्या क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है G1 इंटू RS प्लस RS, ठीक है, ये हो गया इतना पार्ट इधर से आया G1 इंटू RS, नीचे से आया RS, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इधर पे क्या मिल रहा है, इधर पे है G2 और यही वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, एक समेशन इधर लगा देते हैं, ठीक है, तो यही वाला RS ऊपर, हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि CS बाय RS के लिए एक बार ये वाला ब्लॉक सॉल्व कर लें और ये वाला ब्लॉक सॉल्व कर लें। ये वाला ब्लॉक इतना सॉल्व कर लिया है, यहाँ से ये वाला पार्ट का आउटपुट आ गया है, इसमें इस तरफ से अगर RS वाला इनपुट मिल रहा है, अगर ये भी इनपुट RS है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना ये पार्ट आ रहा है इसमें ये वाला RS मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें ये वाला RS, ये वाला इतना तक हम पूरा निकाल चुके हैं, इसके आगे इसको G2 RS से G2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ से RS से ऐड करें तो क्या मिलेगा, CS इज इक्वल्स टू RS, ये वाला RS, और ऊपर से क्या मिल के आ रहा है, ऊपर से आ रहा है G2 इंटू G1 RS प्लस RS,
ठीक है, अब इसके अंदर से जितने भी आर एस वाले टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लें। आर एस क्या बचा, 1 प्लस G1 G2 प्लस G2, ठीक है, तो ये टर्म बचा, ये सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो इसके पहले वाली क्लासेस में जब भी डिस्कस किया है तो हमने ये देखा है कि कोई भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। एक है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और दूसरा है सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक। तो ये भी पहले की क्लासेस में देखा है और आगे भी ये पाएंगे कि अगर कोई भी सिस्टम दिया है उनको दोनों टेक्निक से अगर कंपेयर करना चाहें कि वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में बेहतर काम कर रही हैं या ब्लॉक डायग्राम बेहतर क्या ब्लॉक डायग्राम टेक्निक से हम उसे ज़्यादा आसानी से रिड्यूस कर पा रहे हैं या सिग्नल फ्लो ग्राफ से, तो वो सिग्नल फ्लो ग्राफ है, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के मुकाबले समय कम लगता है उस सर्किट को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। पहले तो यह है कि ये सिर्फ लीनियर सिस्टम्स में काम करती है, ठीक है, जो भी सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं तो लीनियर सिस्टम्स के में काम करती हैं। दूसरा है कि इसमें जो नोड्स हैं देज आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस। एक ये x1 नोड है, एक x2 नोड है, एक x3 नोड है, एक x4 नोड है, ये 4 नोड्स हैं। तो ये लेफ्ट से लेकर राइट तक हम इस तरीके से अरेंज करते हैं। नोड्स होता क्या है, नोड्स रिप्रेजेंट द सिस्टम वेरिएबल। अगर कोई सिस्टम है, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया एक रेजिस्टेंस और इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I, तो एक ये और एक ये दोनों हो गए सिस्टम वेरिएबल। तो नोड्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सिस्टम वेरिएबल को। नेक्स्ट क्या है, इनपुट नोड और आउटपुट नोड। इनपुट नोड कौन सी नोड होती है, फ्रॉम वेयर आउटगोइंग ब्रांचेस इज कनेक्टेड, यानी ऐसी नोड जिससे सभी आउटगोइंग ब्रांचेस हैं निकल रही हैं, ठीक है। x2 नोड एक इनपुट नोड नहीं होगा क्योंकि x2 नोड ये वाली ब्रांच की करंट को ले रहा है, ठीक है, जबकि जो x1 वाला नोड है इससे निकल रही हैं करंट्स, ठीक है। तो ऐसी नोड्स जिससे सभी ब्रांचेस आउट गोइंग हो, ऐसी नोड्स को हम कहते हैं इनपुट नोड। आउटपुट नोड क्या है, फ्रॉम विच इनकमिंग ब्रांच इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गई x4 एक आउटपुट नोड, क्योंकि इससे ये वाली ब्रांच भी और ये वाली ब्रांच भी इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो यानी जितनी भी आउट गोइंग ब्रांचेस हैं, सॉरी जितनी भी इनकमिंग ब्रांचेस हैं, वो नोड जो उन इनकमिंग ब्रांचेस को लेता है उसे कहते हैं हम आउटपुट नोड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ क्या है, पाथ ट्रैवर्स्ड फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड सच दैट द नोड इज ट्रैवर्स्ड मोर देन such that no node is traversed more than once, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ क्या है, इस RH से शुरू हुआ और फॉरवर्ड तरीके से बढ़ा YS तक, तो ये हो गया एक फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पाथ जो एक इनपुट नोड से शुरू होता है और एक आउटपुट नोड पे जाकर ख़त्म होता है, ऐसे पाथ को हम कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। और फॉरवर्ड पाथ की एक जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी नोड जो एक बार ट्रैवर्स कर चुका है वो दोबारा ना करें। जैसे कि फॉरवर्ड पाथ एक तो ये दिख रहा है कि ये वाला पाथ फॉरवर्ड दिख रहा है, ये 1 G1 G2 1 G3 1 G5 1, एक ये हो गया फॉरवर्ड पाथ। और इस सिस्टम में कोई और फॉरवर्ड पाथ है क्या, हाँ है, दूसरा है 1 G1 G2 1 1 और एक ये G4 1, यानी ये और ये, ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉरवर्ड पाथ। तीसरा फॉरवर्ड पाथ, और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है क्या, लूप्स तो इसमें और भी हैं, लेकिन कौन सा लूप है, जैसे कि यहाँ से आए और फिर ये होकर लेकिन ये वापस उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी हम इस पाथ में इतना डिस्टेंस पहले कवर कर चुके थे या ट्रैवर्स कर चुके थे, दोबारा उसी पाथ को कवर कर रहा है, इसलिए इस वाले पाथ को हम फॉरवर्ड पाथ कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए इसमें लिखा है कि नो नोड, यानी कोई भी नोड, इसमें ये दोनों नोड्स जो हैं ये दोबारा रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हम फॉरवर्ड पाथ नहीं कह सकते हैं। और एक टर्मिनोलॉजी और है जिसे हम कहते हैं लूप, अ क्लोज्ड पाथ। ये आप सबको पता है कि लूप क्या होता है, एक ऐसा क्लोज पाथ, इट ओरिजिनेट्स एंड एंड्स एट द सेम नोड। तो इसमें कौन कौन से लूप्स बन रहे हैं, देखिए इसके अंदर ये तो एक लूप बन रहा है क्योंकि ये इस नोड से शुरू हो रहा है और इस नोड पे वापस खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी इस नोड से ही शुरू हुआ, G1 G2 -H1 होते इसी नोड पे खत्म हुआ। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये एक नोड नहीं है क्योंकि ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, सॉरी लूप नहीं है। तो ऐसा दो नोड्स, ऐसे नोड, अगर ये वाला पार्ट है तो ये एक लूप कहलाएगा, जबकि अगर ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये एक लूप नहीं है,
ठीक है, तो और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और सिग्नल फ्लो ग्राफ के और गेट क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो लूप जान लिया। लूप जानने के बाद जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें कितने लूप्स दिख रहे हैं? इसमें 3 लूप्स हैं। एक है ये वाला लूप, है ना, लिखा है लूप नंबर 1 AC, एक ये वाला लूप है लूप नंबर 2 F, और एक ये वाला लूप है लूप नंबर 3 DE। ठीक है, तो इसमें 3 लूप गेन्स हैं। इसके अलावा जो एक और टर्मिनोलॉजी रह जाती है वो है 2 नॉन टचिंग लूप या 3 नॉन टचिंग लूप। तो इसको देखेंगे नॉन टचिंग लूप से। नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं? लूप्स विद नो कॉमन नोड्स, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो लूप्स है ये नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक कॉमन नोड है, तो ये और ये नॉन टचिंग लूप नहीं है। नॉन टचिंग लूप लेकिन ये और ये हो सकते हैं क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नोड नहीं है। तो यानी L1 और दूसरा L3, L1 L3 एक नॉन टचिंग लूप है। देखिए इसमें लिखा है L1 L3 एक नॉन टचिंग लूप है, और दूसरा ये वाला जो लूप है L2 और L3 ये दोनों भी नॉन टचिंग लूप है। तो इस एग्जाम्पल में कौन कौन से 2 नॉन टचिंग लूप दिख रहे हैं? एक L1 L2 और दूसरा L2 L3। ठीक है, अब सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मेसन गेन फॉर्मूला या मेसन रूल। ठीक है, मेसन रूल क्या कहता है? ट्रांसफर फंक्शन निकालना क्या है? पढ़ तो सिग्नल फ्लो ग्राफ रहे हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ वही ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का रिप्लेसमेंट है, और क्योंकि इसमें कम समय लगता है, ज़्यादा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम में भी ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो दिस ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n pk डेल्टा के अपॉन डेल्टा। ठीक है, जिसमें से n क्या है? n है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं? जैसे ये पिछला वाला पार्ट है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं? ये एक फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा तो नहीं है। नेक्स्ट है p क्या है? ये वाले इस पार्ट में p क्या है? p है फॉरवर्ड पाथ का गेन। जितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं उन सभी फॉरवर्ड पाथ का गेन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसमें है, नेक्स्ट टर्म सॉरी इसमें है डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा बेसिकली डिटर्मिनेंट, जो हम लोग जानते हैं डेल्टा इज डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, ये है इंडिविजुअल लूप। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, उसके बाद प्लस गेन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल 2 नॉन टचिंग लूप है। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर ये है एक कितने इंडिविजुअल लूप है? L1 L2 और L3, ये तीनों हैं इंडिविजुअल लूप। और यहाँ वाला यहाँ पे कौन सा वाला टर्म आएगा? 2 नॉन टचिंग लूप। तो 2 नॉन टचिंग लूप हमने देखा ही था, एक ये वाला और ये। ठीक है, तो ये 2 नॉन टचिंग लूप हैं। इसी तरीके से अगर फर्दर आगे कोई और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो उसमें 2 से ज़्यादा नॉन टचिंग लूप्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस ऑल्टरनेट साइन चल रहा है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप प्लस प्रोडक्ट ऑफ 4 नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो ये रह जाता है वो क्या है? डेल्टा के। तो डेल्टा के वाला जो पार्ट है वो डेल्टा के इस पी के टर्म से रिलेटेड है। ठीक है, यानी डेल्टा के भी डिटर्मिनेंट ही है, डेल्टा के डिटर्मिनेंट है, लेकिन जो ये पी वाले पाथ के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो डेल्टा के मान लेते n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? P1 डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 के अंदर वो वाले लूप्स आएंगे जो P1 वाले पाथ को टच नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, डेल्टा 1 में वो आएंगे, डेल्टा 1 हो गया, दूसरा हो गया P2 डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 में वो लूप गेन्स आएंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा डेल्टा का ही, लेकिन वो गेन्स आएंगे जो P2 वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। तो फर्दर जो भी अभी नेक्स्ट क्लास होगी इसके, उसमें मेसन गेन फॉर्मूले के ये सारी टर्मिनोलॉजी एक बार देखेंगे विद अ प्रॉपर एग्जाम्पल, जिससे हर टर्म समझ में आराम से आ जाए। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।